रात को हवा में नमी थी, बारिश आने वाली थी। मुंबई, जो शहर कभी सोता नहीं, एक भयानक हादसे का गवाह बनने वाला था। बाबा सिद्दीकी, जिनका नाम ही पावर और रसूख का दूसरा नाम था, एक मीटिंग से निकल रहे थे। उनका कार मानो उनका अभयारण्य था, इस शहर के जंगल में सुरक्षा का एक घेरा। अचानक गोलियों की आवाज से सन्नाटा टूट गया। वो रात अफरा तफरी में डूब गई। लोगों ने अपनी आंखों के सामने वो खौफनाक मंजर देखा। बाबा सिद्दीकी, जिन्हें कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था, उन्हें गोली मार दी गई थी। जैसे ही ये खबर जंगल की आग की तरह फैली, पूरे शहर में दहशत फैल गई। शहर की सांसें थम गई। हर गली में डर की आवाज गूंज रही थी। ये कोई मामूली गैंगवार नहीं था। शहर के की रूह पे रखा दीवार था। पुलिस जब तक पहुंची, वहां तो बस तबाही का मंजर था। उन्होंने अपनी जांच शुरू की। उस टूटी हुई रात के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश की। हर खोखा, हर गवाह, सब कुछ बता रहा था कि ये एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन इतना बड़ा हमला करने की हिम्मत किसमें हुई होगी, और क्यों? बाबा सिद्दीकी पावर को समझते थे। वो जानते थे कि ऊंचाई के साथ खतरा भी बढ़ता है। उनकी जिंदगी सुरक्षा और लोगों से मिलने के बीच एक तरह का खेल थी। बॉडीगार्ड्स, बुलेट प्रूफ गाड़ियां और मुखबिरों का जाल हमेशा उनके साथ रहता था। फिर भी उस मनहूस रात उनका यह सुरक्षा कवच टूट गया। जांच में सुरक्षा में कई खामियां दिखाई दी। छोटी छोटी गलतियां, जिनके नतीजे बहुत बुरे निकले। रोज के कामों में बदलाव, एक बात का न पहुंचना, एक पल की चूक, बस इतना ही काफी था अंधेरे को अंदर घुसने के लिए। हमलावरों को बाबा की हरकतों के बारे में पता था। उन्होंने उनकी सुरक्षा में कमजोरियों का फायदा उठाया। उनकी प्लानिंग डरावनी थी। उनका समय बिल्कुल सही था। यह एक सबक था कि कितनी भी सुरक्षा हो, जिंदगी एक पल में बदल सकती है। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि बाबा सिद्दीकी को किसने मारा, बल्कि ये कि उनकी इतनी सुरक्षित दुनिया में कोई गुस्सा कैसे? कुंड ऐसी सुदाय थी। मुंबई का अंडरवर्ल्ड दोस्ती और दुश्मनी के बदलते रिश्तों का जाल है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद संभावित हथियारों के नाम हवा में तैरने लगे। नाम धीमी आवाज में लिए जा रहे थे। हर नाम के पीछे हिंसा और बदले की कहानी थी। एक तो वो दूसरा बिजनेसमैन था, जिसके साम्राज्य को बाबा के बढ़ते रसूख से खतरा था। एक पुराना साथी, जिसे किसी बात का बदला लेना था। और फिर कुछ और भी डरावने और भी भयानक लोगों की चर्चा थी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के वो चेहरे, जिनके इरादे मुंबई की खाड़ी जितने गहरे और अस्पष्ट थे। पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया, शहर की गंदी दुनिया में उतर गई। उन्होंने पैसों के लेन देन को ट्रैक किया, फोन रिकॉर्ड्स खंगाले और मुखबिरों की हर बात ध्यान से सुनी। धीरे धीरे इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की। हर सुराग उन्हें एक खतरनाक खेल में उलझाता गया, जहां शिकार और शिकारी के बीच का फर्क मिटता जा रहा था और हर किसी के पास छुपाने के लिए कुछ न कुछ था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, दो नाम सबसे आगे आए, शिवकुमार गौतम और शुभम लोनकर। गौतम एक कुख्यात शूटर, एक भूत की तरह था, जो जितनी जल्दी आता था उतनी ही जल्दी गायब हो जाता था। उसका हथियार एक विदेशी पिस्टल बता रहा था कि वो एक प्रोफेशनल था, अंधेरे में काम करने का आदी। दूसरी तरफ लोनकर एक अलग ही किस्म का अपराधी था, एक जवान और महत्वाकांक्षी गैंगस्टर जो पावर और पहचान का भूखा था। पुलिस को शक था कि असली मास्टरमाइंड वही था जो सबको नचा रहा था। लेकिन उसका मकसद क्या था, यह अब भी एक रहस्य था। क्या यह पावर हथियाने की कोशिश थी, बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद पैदा हुए खालीपन में अपनी जगह बनाने की कोशिश, या फिर कोई और निजी दुश्मनी थी? लोनकर का बाबा के करीबी लोगों से संबंध किसी गहरे धोखे की तरफ इशारा कर रहा था, एक ऐसा जख्म जो सिर्फ बिजनेस की दुश्मनी से कहीं बढ़कर था।
पुलिस जानती थी कि उन्हें लोनकर को ढूंढना ही होगा, क्योंकि वही इस हत्या के पीछे का सच जानता था। जांच ने एक खौफनाक मोड़ तब लिया जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया। बिश्नोई, एक कुख्यात गैंगस्टर जो जेल के अंदर से ही अपना साम्राज्य चलाता था, अपनी बेरहमी और फैले हुए नेटवर्क के लिए जाना जाता था। उसकी पहुंच जेल की दीवारों से बहुत दूर तक थी। अंडरवर्ल्ड के सबसे अंधेरे कोनों तक उसका खौफ था। पुलिस को लोनकर का बिश्नोई के गैंग से संबंध होने के सबूत मिले। क्या ये एक छोटी सी दुश्मनी थी जो इतनी बरहक कई कि इसमें भारत के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक का नाम आ गया? या फिर बिश्नोई ने परछाइयों से इस हत्या को अंजाम दिया था, बाबा सिद्दीकी की मौत को अपने दुश्मनों के लिए एक संदेश के तौर पर इस्तेमाल किया था? बिश्नोई के शामिल होने की आशंका ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। ये एक ऐसी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था जो सत्ता के सबसे ऊंचे पदों तक पहुंचती थी। भ्रष्टाचार का एक ऐसा जाल जो सबसे पाक साफ इंसान को भी अपनी चपेट में ले सकता था। पुलिस को अब एहसास हो रहा था कि वो जिस मामले को सुलझा रहे हैं वो उनके सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। हर गुजरते दिन के साथ दबाव बढ़ता गया। मीडिया जवाब मांग रही थी, जनता इंसाफ चाहती थी। पुलिस दिन रात काम कर रही थी, हर सुराग का पीछा करते हुए, हर परछाई का पीछा करते हुए। उन्होंने छापेमारी की, संदिग्धों से पूछताछ की और हत्या से पहले की घटनाओं को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश की। लेकिन जांच में कई मुश्किलें आ रही थीं। गवाह डर की वजह से बोलने को तैयार नहीं थे, सबूत गायब होते जा रहे थे, फोन रिकॉर्ड्स डिलीट किए जा रहे थे। वो इस मामले में जितना गहराई से उतर रहे थे, उन्हें उतना ही एहसास हो रहा था कि उनका मुकाबला एक बहुत ही शक्तिशाली और मायावी दुश्मन से है। फिर भी पुलिस ने हार नहीं मानी। वो जानते थे कि बाबा सिद्दीकी के हत्यारों को पकड़ने से वो वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन इससे एक संदेश जरूर जाएगा कि इंसाफ भले ही देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। अपने पिता की हत्या के बाद जीशान सिद्दीकी दुहक और हिम्मत की मिसाल बन गए। उनके चेहरे पर उनके नुकसान का गम साफ दिखाई दे रहा था। उनकी आवाज में गम था जब उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने एक प्यार करने वाले पिता, एक सम्मानित नेता, एक ऐसे इंसान के बारे में बताया जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज की सेवा में लगा दी। जीशान का दुख तो साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन साथ ही उनका दृढ़ की निश्चय भी साफ था। उन्होंने अपने पिता के हत्यारों को ढूंढने की कसम खाई, ये सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय हो। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, पुलिस की जांच पर भरोसा रखने की अपील की। उनके शब्द हालांकि उदासी से भरे हुए थे, लेकिन उनमें एक ताकत थी। अपने पिता की विरासत को सम्मानित करने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी। जीशान की जनता से अपील इस क्रूर अपराध की मानवीय कीमत की एक मार्मिक याद दिलाती थी। यह एकता का आह्वान था, न्याय की गुहार थी और अकल्पनीय क्षति का सामना करने पर प्यार और परिवार की स्थायी शक्ति का प्रमाण थी।